हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट 1। आज हम लोग आईएससी क्लास 12th मैथ्स में सेक्शन ए यूनिट नंबर 1 एंड द टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन ये स्टडी करेंगे। इसके जो टोटल मार्क्स वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। मार्क्स वेटेज डिटेल सिलेबस ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसमें हम लोगों ने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो 2022-23 के पार्ट नहीं थे, बट इस बार 2023-24 के पार्ट हैं। ये जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है, कंपोजिट फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वो टॉपिक्स थे जो 2022-23 के पार्ट नहीं थे बट इस बार हैं। तो अगर आप कोई कंटेंट्स रेफर करते हैं लास्ट ईयर का तो आप उसका ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक भी आपको कवर करना है। तो यहां सेक्शन ए में जो यूनिट नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी टोटल मार्क्स वेटेज 10 है, उसमें जो टॉपिक्स है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक तो रिलेशन है। इसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आती है और इसी से इक्विवेलेंस रिलेशन बनती है। मींस एक तो है हमारे पास रिलेशन और यही हम लोग आज स्टडी करेंगे। रिलेशन हम लोग बहुत डिटेल में क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं, ये इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये बेसिकली फंक्शन का पार्ट है। इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम लोग फंक्शन बहुत डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं और कुछ टॉपिक तो इवन ऐसे हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जैसे डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन, और यहां पे भी है। देन बाइनरी ऑपरेशन, फिर उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है इसका वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूनिट नंबर 1 का, जिसमें आपके पास डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें। ओके, तो अगर हम इसे कहें तो इसमें से काफी चीजें, आपका जो बेस है वो क्लास 11th का है और क्लास 12th में थोड़ा सा कुछ तो क्लास 11th का ही एज इट इज उठा लिया गया और कुछ उसका एक्सटेंशन है। का मार्क्स वेटेज था आपके सिलेबस का क्लास 12th का, काफी सिमिलर है क्लास 11th के मार्क्स वेटेज से। सेक्शन ए में आपके पास यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं एंड द टोटल मार्क्स वेटेज इज 65। सेक्शन बी या सेक्शन सी में से आपको कोई एक सेक्शन चूज करना है एंड टोटल मार्क्स वेटेजेस ऑफ दिस सेक्शन इज 15 मार्क्स। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर 1.1 पार्ट 1 में जो हम लोग आज स्टडी करेंगे वो टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन स्टडी करेंगे। पर इनको स्टडी करने से पहले, रिलेशन को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेस स्टडी करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास आया था सेट्स, हमने सेट स्टडी किया। फिर सेट स्टडी करने के बाद हमने स्टडी किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से का एक्सटेंशन था हमारे पास रिलेशंस। हमने कहा आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और इसी रिलेशन का एक्सटेंशन था हमारे पास फंक्शन की। अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हम लोगों ने एक कंडीशन बताई थी कि अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए रिलेशन में, तो हम इसी रिलेशन आर को फंक्शन कह देते हैं। मींस फंक्शन इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? तो यही हमारे पास चला था। सेट्स आया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, फिर रिलेशन आया, फिर फंक्शन आया। तो एक बार बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। बहुत बेसिक से हम लोग जल्दी जल्दी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसमें मेन जो लैंग्वेज थी वो वेल डिफाइंड की थी। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। क्या होते हैं ये सारी डिटेल में आपको बता चुके हैं, जस्ट एक रिवाइज कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन आपके पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता था, जैसे हम लोग यहाँ पे इस सबने सेट ए को डिफाइन किया 1 2 3 4, एक एग्जांपल ले लिया। सेट बिल्डर फॉर्म या जिसे हम रूल मेथड कहते थे, इसी को हम लोगों ने, इसी सेट ए को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया। एक्स सच दैट, अब उस एक्स को हम डिफाइन कर देंगे जिससे ये पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाए। तो क्या है, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, हमने कहा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो हमने कह दिया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये जो है आपके पास, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद कार्डिनलिटी आती है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इन सेट, उसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं सेट की। जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्डिनलिटी 4 है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी, सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, बहुत सारी चीजें सेट की पढ़ी, पर वो अभी आपको हम लोग जब आएंगी चीजें तब उसको एक बार रिवाइज करा देंगे। फिलहाल इतने से काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या था कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, कि ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन ए क्रॉस बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कॉमा बी, वेयर दिस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस फर्स्ट सेट ए एंड द सेकंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू द सेकंड सेट बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए अगर, तो सपोज ए इज 1 2 3, बी इज अ सेट containing two elements 3, 4, then A cross B is 1, 3, 1, 4, then 2, 3, then 2, 4, then 3, 3, then 3, 4, ये आपके पास आ जाएगा। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें कि ऑर्डर्ड पेयर A, B इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ये ए कॉमा बी एक एलिमेंट होता है। हम इसे लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। आपके पास एक सेट ए था 1 2 3, तो हमने कहा 1 बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू का जो रिलेशन है ये तभी अप्लाई होता है सिंबल्स जब आपके पास एक एलिमेंट हो और एक सेट हो। तो यहां पे ए कॉमा बी इज एन एलिमेंट और ए क्रॉस बी इज अ सेट। ओके, इसी तरह का एक नोटेशन और था, इसे आप कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, ए कॉमा बी। इसी तरह से सेम ऐसे ही हम लोग लिखते थे ए कॉमा बी, और उसे कहते थे, उससे पहले लिखते थे हम ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज अ सेट और डिफाइंड एज कि एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। आपके पास बहुत सारे इंटरवल थे, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। तो इसमें ये जो नोटेशन था ओपन इंटरवल का और ये जो ऑर्डर्ड पेयर का नोटेशन है ये सिमिलर है, पर उसमें लिखा हुआ आएगा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, इसमें आएगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये सेट होता है और ये आपका ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो सपोज वी हैव, जैसे यहां पे हमारे पास ए और बी थे, दो सेट थे, तो यहां पे आपके पास जो ए था वो था 1 2 3 और बी सेट था 3, 4। एक प्रॉपर्टी कार्डिनलिटी वाली देख लेते हैं सिर्फ। तो नंबर इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, दिस इज 3 into 2 दैट इज 6। इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर कार्डिनलिटी ए की P है, कार्डिनलिटी B की Q है, तो कार्डिनलिटी A क्रॉस B की P into Q होगी। अब आती है बात, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है रिलेशन। तो जैसे हमने आपको बताया कि आपके पास ए क्रॉस बी था, अब की बार जो रिलेशन है, रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जहां पे ये जो रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही होंगे, पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये आपस में जो ये एलिमेंट है ए और बी, ये किसी रिलेशन से, ये जो रिलेशन आपके थे इस रिलेशन से आपस में डिराइव्ड होंगे, ये एसोसिएट होंगे ए और बी किसी रिलेशन से, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन से। तो देखिए है क्या, तो देखिए हमने कैसे कहा कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। हम लोग जब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक कंडीशन की बात करेंगे तो वहां हम बात करेंगे रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, या इसे हम कहते हैं रिलेशन आर ऑन दी सेट ए। ओके, उसी के लिए हम लोग इसी टाइप की कंडीशन, मतलब मींस यहां पे बी की जगह पे ए होगा, तो इसी टाइप की रिलेशन के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंडीशन प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। पर इन जनरल हमारे पास जो रिलेशन होती है वो आर फ्रॉम ए टू बी होती है। तो वो क्या है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मींस आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ओके, विच इज डिराइव्ड, उसे हम डिराइव कैसे करते हैं, बाय डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करते हैं अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमारे पास क्या है, जो ए क्रॉस बी है, उस ए क्रॉस बी में, उस ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट है ए बी, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कोई एक रिलेशन, कोई एलिमेंट्स एक सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेट इस तरह का बनाते हैं जिसमें जो ये फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है ये एक पर्टिकुलर रिलेशन के साथ एसोसिएट हो।
और उनका जो कलेक्शन होगा वो आपका रिलेशन कहलाएगा। और सिंस रिलेशन सबसेट होती है ए क्रॉस बी का, और हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, सपोज आपके पास एक सेट ए है एंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन, तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इसके वो कितने होंगे, 2 रेज टू दी पावर n होते हैं, ये हमें मालूम है। तो a क्रॉस b के जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो 2 रेज टू दी पावर p इंटू क्यू बनेंगे। देखिए कैसे, कि आपके पास n ऑफ a था p, कार्डिनलिटी ऑफ a, कार्डिनलिटी ऑफ b था आपके पास q, कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b आपके पास हो गया p इंटू क्यू। तो इसमें a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगी किसमें, a क्रॉस b में, ऑफ a क्रॉस b वो होगा 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। मीन्स इतनी, और हमें पता है कि जो सबसेट्स हैं वही आपका रिलेशन होती हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगी वो 2 रेज टू दी पावर p इंटू क्यू होंगी। एक चीज ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब बात आती है आपके पास कि इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ए हमारे पास था 1 2 3, बी हमारे पास था 3,4। हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, ये आ गया हमारे पास, बी आ गया। अब आर हमें पता है सबसेट है, आर हमें पता है सबसेट है ए क्रॉस बी का। मीन्स हमारे पास R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, इस तरह से टोटल कितने होंगे 64, यानी कि यहां पे आपके पास 64 रिलेशन हो सकती हैं। अब हम लोग सपोज फर्स्ट रिलेशन R1 एज्यूम करते हैं कि इज लेस देन, देखिए ये एक स्टैंडर्ड मेथड है लिखने का। इज लेस देन का मतलब है कि A इज लेस देन B। देखिए इस लेस देन को हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड इसकी लैंग्वेज है, जो स्टैंडर्ड इसकी राइटिंग है कैसी है कि R1 को हम इस या तो ऐसे लिख दें तो वही मीनिंग है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R1 इज रिलेशन है क्या, रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम A टू, आप इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अब इसमें क्या हो जाएगा, R1 के अंदर एलिमेंट क्या आ जाएंगे, आपको ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें A इज लेस देन B हो। तो अगर आप यहां पे देखें इस पूरे में A इज लेस देन B कहां पे, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां पे नहीं है और यहां है। मीन्स 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 एंड 3,4, ये एक रिलेशन R1 हो गई। हमने एक रिलेशन R2 डिफाइन करी, जैसे इज लेस देन, इज ग्रेटर देन कर देते हैं, इज ग्रेटर देन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 में एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अब देखिए फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, कोई है, कोई भी नहीं है, तो मींस नल सेट 5 आ जाएगा। R3 एक रिलेशन ले लेते हैं, इज इक्वल टू, कोई भी रिलेशन आप बना सकते हैं। R3 हमने एक रिलेशन ले ली, इज इक्वल टू, तो R3 क्या हो गया, R3 के अंदर आ जाएगा 3,3। आपने R4 एक रिलेशन ले ली कि फर्स्ट एलिमेंट, यहां पे जो भी लिखेगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहां पे सेकंड एलिमेंट होगा, कि फर्स्ट एलिमेंट इज ट्वाइस ऑफ सेकंड। देखिए इसमें कोई ऐसा है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का ट्वाइस हो, तो कोई भी नहीं था। मींस ये आपके पास R4 क्या हो गया, वो भी नल सेट हो गया। इट मींस क्या है कि जो R4 और R2 हैं ये सेम हो गई। यहां पे आपके पास R2 भी नल सेट था, R4 भी नल सेट था। मींस आपका ये जो स्टेटमेंट है ये तो डिफर हो सकता है, पर ऐसा हो सकता है कि उस स्टेटमेंट से हमें सेम रिलेशन मिले। तो टोटल रिलेशन मिलेंगी कितनी, टोटल रिलेशन यहां पर मिलेंगी 2 रेज टू दी पावर 6, दैट इज 64। ओके, जहां पे आपके पास ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है और ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। क्लियर हो गया। अब आपके पास यहां पर ये रिलेशन वाली चीज तो हो गई। अब आता है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो जो है रिप्रेजेंटेशन, ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा जैसे सेट में होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम लोग कर लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसी में बता देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि आपके पास जो ये R1 रिलेशन थी जिसमें आपके पास एलिमेंट मिले 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4।
इज लेस देन वाली, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हमेशा ए कॉमा बी यूनिवर्सल ऐसे ही रहेगा, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे ही रहेगा। इतना पार्ट तो हर एक रिलेशन में आपको सेम लिखना है, इन रिस्पेक्टिव की कुछ भी हो, रिलेशन यहां पे डिफाइन ऐसे ही होगी। अब जो थोड़ा सा चेंज होगा रिलेशन में वो क्या आएगा, यहां पे आप वो रिलेशन लिख दीजिए जो आपने डिराइव करी है। हमने लिखा ए इज लेस देन बी, इज लेस देन मीन्स फर्स्ट ए इज लेस देन बी, तो वो हमने यहां पे लिख दी, तो यहां पे आ गया, ये R1 रिलेशन डिफाइन हो गई। कोई भी रिलेशन आपको डिफाइन करनी हो, देखिए इतना पार्ट तो आपको सेम ही लिखना है, सिर्फ यहां पे जो भी रिलेशन है वो यहां पे लिख दीजिए। तो ये हमारे पास था सेट बिल्डर फॉर्म, दिस वाज सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग रे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें आपके पास रे डायग्राम भी आपने सीखा था, ये रिलेशन R थी, यहां पे 1 2 3, यहां पे आपके पास 3 4 था। और अगर आप R1 के लिए इसे देखें तो 1 3 से रिलेट है, 1 4 से रिलेट है, 2 3 से रिलेट है, ये एरो से मार्क कर देते हैं। 2 1 4 से रिलेट है, 3 4 से रिलेट है, 3 3 से रिलेट नहीं था, तो ये हमारे पास रिलेशन R1 हो गई थी। ओके हम जब बात करते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मींस ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। ए इज, जब हम कहते हैं ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मींस ए इज नॉट रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। क्लियर? अब आती है मेन डोमेन रेंज और कोडोमेन की। डोमेन रेंज इसलिए भी यहां पे, वैसे आपका इसमें पार्ट नहीं है, बट डोमेन रेंज अभी थोड़ा सा समझ लेंगे तो जब फंक्शन में भी हम लोगों को डोमेन और रेंज आएगा, वहां तो मेन कोर्स में है ये, तो वहां पे आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर हम रिलेशन में डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन ये जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है ये तो कहलाता है डोमेन, जो रिलेट करता है। जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है यहां पे, ये कहलाता है आपके पास रेंज, और ये पूरा का पूरा सेट जो बी है ये कहलाता है आपका कोडोमेन। ओके, ओके तो डोमेन ऑफ आर, दैट इज दिस डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, मींस ए कॉमा बी में इस ए का कलेक्शन, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यहां पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, R1 के लिए ले, इन अबव एग्जांपल, तो R1 के लिए अबव एग्जांपल में R1 के लिए जो डोमेन ऑफ R1 है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास 1 2 एंड 3। देखिए यहां पे आपके पास बड़ा क्लियर था, R1 आपने लिया, दिस वॉज योर R1। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है 1 1, एक ही बार लिखेंगे, 2 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3, दिस इज योर डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगी? 3 4 3 4 4, मींस 3 एंड 4 इज द रेंज। सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन रेंज, और पूरा का पूरा जो सेट बी है, ये जो सेट बी है ये कोडोमेन। क्लियर? तो देखिए इसके नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए। ओके तो देखिए वही लिखा हमने, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर, और यही आ गया ए बी, जो आपके पास रिलेशन आर का एलिमेंट था उसमें जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है वो रेंज कहलाया। तो रेंज ऑफ R1 इज, जैसे हमारे पास इस एग्जांपल में रेंज ऑफ R1 3,4 है, और कोडोमेन आपके पास जब हम लोग R फ्रॉम A टू B की बात करते हैं तो ये जो B है वो कोडोमेन कहलाता है। क्लियर? अब हमारे पास आता है हमारे टॉपिक, जो क्लास 12th का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, मींस रिलेशन इन अ सेट। तो रिलेशन के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिए, अब हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन स्टडी करनी है, तो वो अब बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए रिलेशन इन अ सेट का मतलब है, पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, अभी हम तक हमने पढ़ा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, इसे हम कहते थे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन इन अ सेट। तो रिलेशन इन अ सेट का मतलब है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए,
फ्रॉम सेम सेट टू सेम सेट। तो जब इस तरह की रिलेशन आती है तो हम कहते हैं कि रिलेशन इन अ सेट, सिर्फ बोलने का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी का स्पेशल केस है ये। ओके तो यहां पे रिलेशन हमें पता है सबसेट होती है ए क्रॉस बी का, तो रिलेशन इन अ सेट में आपके पास आर सबसेट हो जाएगी ए क्रॉस ए का। ओके तो रिलेशन इन अ सेट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और कुछ नहीं है। ओके तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं कि जैसे वहां पे हमारे पास रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में दो सेट ए और बी होते हैं, यहां पे सिर्फ एक होता है कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आर इन अ सेट ए, जब हम बात करते हैं रिलेशन आर इन अ सेट ए तो क्या हो जाएगा, इज अ सबसेट। वहां करा हमने रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यहां रिलेशन आर इन अ सेट, रिलेशन आर इन अ सेट ए मींस आर फ्रॉम ए टू ए, सिर्फ इतना सा फर्क है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज आर जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का, इतना सा फर्क है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए हमारे पास है एक सेट 1 2 3, तो आर क्या हो जाए हमारे पास ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस ए तो आपके पास ये ए हो गया, दूसरा ए यहां पे लिख लेते हैं, चलिए इससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगा। तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो 1 1 तो ये ए क्रॉस ए हो गया। अब इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगी, नंबर ऑफ रिलेशंस वो कितनी होंगी, आपके पास n ऑफ ए क्रॉस ए, n ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 है तो, और ए की 3 है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सबसेट इन दिस, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 9 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन यहां पे कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर 9 मींस 512, मींस 512 रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 3-4 रिलेशन डेवलप करी थी, पर टोटल कितनी रिलेशन डेवलप हो सकती है, 512 रिलेशन डेवलप हो सकती है। ओके अब उन्हीं रिलेशंस में से हमें यह देखना है कि अलग अलग टाइप की रिलेशन होंगी, कौन सी रिफ्लेक्सिव है, कौन सी सिमेट्रिक है, वो होती क्या है वो भी देखेंगे। तो जैसे हम लोग यहां पर एक रिलेशन ले लेते हैं R1, हमने वहां पे भी समझी थी, यहां पे भी समझ लेते हैं। रिलेशन R1 कैसे डिफाइंड है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, ये तो यहां तक तो स्टैंडर्ड रहेगा, सभी रिलेशन में इतना पार्ट कॉमन आने वाला है। अब आप देख लीजिए कि रिलेशन को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, हम करते हैं ए इज इक्वल टू बी, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। आपके पास टेबुलर फॉर्म में कौन कौन से आएंगे, वो एलिमेंट लेने हैं इस ए क्रॉस ए में से जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम हो, तो 1 1 2 2 एंड 3 3, तो 1 1 2 2 एंड 3 3, देखिए कितना आसान है। ओके ये R1 हो गया। इसी तरह से R2 की बात करते हैं, हमने R2 सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया, ए बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं, और आपस में रिलेट कैसे हैं, रिलेट है। अब हम लोगों ने रिलेशन दे दी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, मींस फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट सेम हो और 1 के इक्वल हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, 1, ये आ गया R2। हमने एक रिलेशन R3 ले ली, R3 ले ली ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू ए, और अब ए और बी आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट हो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सपोज 7 आ जाए, तो कौन कौन से होंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का सम 7 हो, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कोई भी तो नहीं होगा, मींस नल सेट 5। इसी में हम R4 ले लें, हमने ले लिया ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग कर जाए ए को, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ओके या फिर चलिए इसे थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म लेके आए, हमने अब क्या किया, टेबुलर फॉर्म ले ली, यानी कि हमने 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1
देखिए ये रिलेशन तो होगी कोई, हमने इसका नाम दे दिया R4 रिलेशन। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करने के लिए देखिए कितना आसान है, ए बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। आप कहेंगे सर इसमें क्या आसान है, इतना तो हर एक में लिखना ही पड़ता है। मेन तो अब है जो एक छोटा सा वर्ड आपको इसमें रिलेशन देना है, तो आप ऐसी कौन सी रिलेशन दे जिसको ये सभी ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट सेटिस्फाई करें। कौन सी? बहुत सारी रिलेशन हो सकती हैं इसमें। हमने एक रिलेशन दे दी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि हमने वो एलिमेंट लिए जिनका डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर हो। तो आप देखिए जब भी आप इनका डिफरेंस करेंगे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का, तो या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 आएगा। तो 0 तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 तो कंसीडर किया ही है, और क्योंकि मॉडुलस है तो नेगेटिव होते साथ भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। मींस इनका डिफरेंस का जो मॉडुलस है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सभी एलिमेंट्स का होता है। तो मींस ये जो है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन डेवलप हो गई। ओके, हमने एक रिलेशन लिखी R5 ए कॉमा बी, इस बार सेट बिल्डर फॉर्म ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू ए। यहां तक तो देखिए सेम है, हमने करा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड के इक्वल हो। तो देखिए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड के इक्वल है? 1,1 है, 1,2 नहीं है, ये बाकी और कोई नहीं है, 1,1 है। तो इसमें आ जाएगा आपका 1,1। अब देखिए क्या हुआ, ये आ गया 1,1। अब क्या हुआ, ये जो R2 थी और ये जो R5 थी ये इक्वल हो गई, दैट इज दिस इज इक्वल टू R2। मींस जब आप किसी के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं तो ये हो सकता है कि कहने का अलग अलग तरीके से आप उसे कह सके, पर जब कंसोलिडेट करके एलिमेंट सेम आएंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों रिलेशन सेम हैं, ये अलग अलग काउंट नहीं होंगी। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास टोटल 512 रिलेशंस होंगी, तो उसमें R2 और R5 एक ही काउंट होगी। ओके, तो दिस इज द रिलेशन इन अ सेट ए। अब ये रिलेशन इन अ सेट ए हो गई। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या उससे पहले हम आइडेंटिटी की बात करें, ये कब होंगी वो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात अगर हम लोग करें तो फिर वही आएगा कि लेट R बी अ रिलेशन इन अ सेट ए। मींस R जो है वो एक रिलेशन है फ्रॉम A टू A, दैट इज R सबसेट है A क्रॉस A का। ठीक है, इतना सुनते साथ ही R बी अ रिलेशन इन अ सेट, आपको ये चीज दिमाग में एकदम एंटर कर जानी चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम डेफिनेशन करें एम्प्टी रिलेशन का, एम्प्टी रिलेशन क्या होगी? जैसे अभी हमने पीछे R1, R2, R3, R4, R5, R6 डिफाइन किया, उसमें अगर आप ध्यान दें तो आपको एक रिलेशन मिली थी एंड दैट वाज R3। R3 देखिए, अगर आप इस R3 को देखें तो ये क्या है? नल सेट है। तो ऐसे रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगी। तो ये जो R3 है ये एम्प्टी रिलेशन कहलाएगी। कि इफ R इज अ रिलेशन डिफाइंड एज नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A, कि इस A का कोई भी एलिमेंट इस A के एलिमेंट से रिलेट ना करें, तो हम उस केस में कहेंगे कि R इज एम्प्टी रिलेशन। इसे हम 5 ही कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? जैसे अब हम इसी में बात करें तो ये वाली जो रिलेशन है R4 इज यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी A का हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करे। देखिए 1 2 3 था और 1 2 3 यहां पे 1 के साथ भी रिलेट कर रहा है, 1 2 के साथ भी, 1 3 के साथ भी, और 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, हर एलिमेंट A का A के ही हर एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसे कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे यूनिवर्सल सेट था वैसे का वैसा ही है, जैसे यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट आ जाते हैं वैसे यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम अभी लिखाते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम इसी में बात करें
तो ये जो हमारे पास एक रिलेशन हमने निकाली थी, एंड दैट वाज दिस R1। अगर हम R1 को ध्यान से देखें तो 1 1 2 2 3 3 आपके पास A था 1 2 3। देखिए एग्जाम्पल हमने जानबूझ के ये वाला सेलेक्ट किया था कि 1 2 3 था, और R1 देखिए 1 1 2 2 3 3 मींस एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट कर जाए अपने आप में, जबकि ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, इसमें सिर्फ 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से और 3 3 से नहीं कर रहा है, पर ये जो है ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हो गया? तो इट मींस व्हाट कि ये जो R4 है ये यूनिवर्सल रिलेशन, R3 आपका एम्प्टी रिलेशन और R1 आपका आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहें, और नोट्स का बेनिफिट ये है कि जब आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो लास्ट मोमेंट पे वो बहुत इजीली रिकॉल हो जाती हैं चीजें। तो इसीलिए हम लोग आपको सारा जितना भी नोट्स है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप लिख लीजिए, थोड़ी सी मेहनत है बट ये आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब इसे देखते हैं। ओके तो देखिए एम्प्टी रिलेशन, इफ R इज अ रिलेशन डिफाइंड एज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, देन R इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में भी समझाया। हियर फाई हमेशा सबसेट होता है, किसी भी सेट का A क्रॉस A का सबसेट होगा। A हमारे पास 1 2 3 था, R3 हमने रिलेशन ली थी ये वाली, इसके अकॉर्डिंग जब हमने कलेक्शन एलिमेंट का कलेक्शन किया तो वो हमें फाई मिला। दैट इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी रिलेशन। इसी तरह से अब हमारे पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन। So this is our universal relation. R is called universal if each element of A is related to every element of A. तो ये हमने R4 की डेफिनेशन भी बताई थी, और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में और ये टेबुलर फॉर्म में। ओके अब इसी तरह से थर्ड आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन है, R इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। जैसे R6 हमने बताया था आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो हमारा मेन कोर्स का पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तो कोई रिलेशन है उसको हम बताते हैं कि यूनिवर्सल है कि आइडेंटिटी है या आपका एम्प्टी है। पर अब क्या होता है, कोई रिलेशन जो है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकती है, सिमेट्रिक हो सकती है, ऐसा हो सकता है ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा हो सकता है रिफ्लेक्सिव ना हो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, ऐसा हो सकता है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो सिमेट्रिक ना हो। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है, जिस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम कहते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी या सिमेट्रिक होगी या ट्रांजिटिव होगी। अब हमारे पास सपोज ये R6 है, अब ये R6 रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम वैसे देखें, इन जनरल में बता रहा हूं आपको, मुझे तो मालूम है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, और इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को, तो हम कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। R4 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, मींस ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अब कौन सी कंडीशन ऐसी होंगी जिसको सेटिस्फाई करने पे रिलेशन को हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, कौन सी कंडीशन है जिसे सेटिस्फाई करने पे कहेंगे हम जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ओके अब हम वो देखेंगे और वही आपके मेन कोर्स का पार्ट है। पर ये सारी चीजें करने से आपको ये जो आगे का पार्ट है वो बहुत ईजी लगने लगेगा, और अगर आप डायरेक्ट उस पार्ट पे पहुंचेंगे तो आप क्वेश्चन में हो सकता है शुरू के 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, पर कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी महसूस होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके चलिए और नोट्स बनाते चलिए। हम लोग इसीलिए आपको सारे नोट्स लिखवा कर देते हैं कि जिससे आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये आपको बाद में बहुत हेल्प करेंगे। एक आता है इक्विवेलेंस क्लास। देखिए एक तो यह है, एक है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास वैसे तो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपका सिलेबस का पार्ट है, पर इक्विवेलेंस क्लास आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। पर फिर भी हम उसे कराएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो जिसमें मिक्सिंग है, मतलब क्वेश्चंस है और उसी कंटिन्यूशन में वो आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछ लिया गया।
तो हो सकता है कि आपकी क्लास स्कूल में उसमें से कुछ क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास का भी आ जाए, फिर आप कहें कि ये आपके सिलेबस में है नहीं है। हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो चीज़ें हम लोगों को और ऐड ऑन करनी है तो हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल देंगे। पर अगर हम लोग सिलेबस की, पर्टिकुलरली सिलेबस की बात करें तो इक्विवेलेंस क्लास इज नॉट इन योर सिलेबस, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब हम लोग बात करें इक्विवेलेंस रिलेशन की, और इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप में तो कुछ नहीं है। ये तीन जो रिलेशंस हैं, अगर कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इन तीनों कंडीशन को। अब ये सबसे पहली जो है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ये कैसे प्रूव होती है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी? कब होगी कि R इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ AA belongs to R for all A belongs to A। आपके पास था A is equal to 1 2 3, आपने R निकाला, उसमें अगर ये 1 1 2 2 3 3 ये आ रहे हैं, उसके अलावा बाकी और भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाकी और कुछ नहीं आ सकता। रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ आपको ये देखना है AA belongs to R for all A belongs to A, तो आप क्या कहेंगे कि ये वाली जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगी। क्लियर हो गया? तो अगर हम लोग R1 की बात करें, जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था, उसमें जब R1 की बात करें, यहां पे देखें अगर हम लोग R1 ये वाला, तो ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए AA बिलोंग्स टू R। R4 की अगर हम बात करें तो इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3, तो इसमें इट मींस कि R4 भी रिफ्लेक्सिव है। तो R1 और R4 यहां पे रिफ्लेक्सिव आ रहा है। क्लियर? आई थिंक तो R इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे क्या है, R1 और R4 जो है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में था, वो रिफ्लेक्सिव था। सेकंड आता है हमारे पास, कितना इजी था, देखिए सेकंड आता है सिमेट्रिक। पर जब आप इसके क्वेश्चन प्रूव करेंगे, देखिए इन क्वेश्चनों को सोचना तो आसान होता है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बट इसकी जो लैंग्वेज है, जब हम लोग लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो जरा लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा। कई बार स्टूडेंट्स को मालूम होता है इसका कि क्या इसका आंसर आने वाला है, पर उनको जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं होती है, मैथमेटिकल टर्म्स जो हम लोग लिखते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, एंड हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप इसे टेक्निकली मैथमेटिकल फॉर्म में ही लिखेंगे आंसर को। तो इसलिए जब आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो लैंग्वेज जो आप लिख रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस करिए कि क्या आप उसे सही लिख रहे हैं। आप लिखना तो सही चाह रहे हैं, आंसर भी सही निकाल दे रहे हैं, पर जो बीच में लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो कोरिलेट हो नहीं पाता। तो जरा ध्यान रखिएगा, हम आपको वो भी बताएंगे कि क्या सेट लैंग्वेज आप लिख लीजिए, एक बार ध्यान रख लीजिए, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। अब आता है सिमेट्रिक कि R इज कॉल्ड सिमेट्रिक। देखिए अब आपने रिलेशन पढ़ लिया था तो कितना आसान लगने लगा कि सिमेट्रिक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। R इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R का एलिमेंट है, और अगर ये है और B, A भी R का एलिमेंट हो जाए, यानी कि रिलेशन इस तरह की हो जिसमें AB और BA दोनों R को बिलोंग करे, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक होगा। देन R इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखें कि अगर आपके पास 1,2 रिलेशन में 1,2 अगर एलिमेंट है रिलेशन का, तो 2,1 भी होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें 1 1 2 2 3 3 की, तो देखिए A, B और B, A 1,1 अगर इसका एलिमेंट है तो 1,1 है, तो ये 1,1 भी तो R का एलिमेंट है। तो जो आपके पास R1 था 1 1 2 2 और 3 3, ये जो रिलेशन थी, देखिए ये सिमेट्रिक है। A, B R को बिलोंग कर रहा है, तो B, A भी R को बिलोंग कर रहा है। A, B 2,2 R को बिलोंग कर रहा है, तो ये 2,2 भी R को बिलोंग कर रहा है। तो ये कैसे, ये सिमेट्रिक है। इसी तरह से अगर हम लोग R4 की बात करें कि R4 जो था आपके पास 1 1 1 2, ये भी आपके पास सिमेट्रिक है। देखिए 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3, तो दिस इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट आती है आपके पास ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव भी बहुत इजी है कि आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ, कब, कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है रिलेशन का, एक दूसरा एलिमेंट है रिलेशन का, और ए बी है, इस किस तरह का है कि इसमें तो ए बी है, इसका जो सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, और दूसरा बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इट मींस अगर ए सी आर को बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे कि रिलेशन कैसी है, रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा R1 के केस में कि R1 ट्रांजिटिव है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि R1 ट्रांजिटिव दिखाई नहीं देता, बट R1 इज ए ट्रांजिटिव, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम R4 को देखते हैं। R4 इज ट्रांजिटिव कैसे, देखिए हमने लिया 1,1 A, B और B, C 1,2 ले लिया, तो देखिए 1,2 है, 1,2 होगा डेफिनेटली, 1,2 तो यही है। अब आपने ले लिया 1,2 और 2,3, तो 1,3 है, 1,3 है, डेफिनेटली ये है। तो दिस R4 इज ट्रांजिटिव हियर। यहां पे अगर हम बात करें R4, तो R4 इज ट्रांजिटिव। ओके, अब आप बात करें कि R1 के बारे में क्या केस है। R1 को अगर हम लोग देखें तो R1 जो है वो है 1,1, 2,2 और 3,3। देखिए ट्रांजिटिविटी प्रूफ करने के लिए हमें यह प्रूफ करना होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। पर अगर कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं आपको, तो इट मींस ट्रांजिटिविटी की कंडीशन वॉइड नहीं हो रही है। और अगर ट्रांजिटिविटी की कंडीशन वॉइड नहीं हो रही है, इट मींस जो आपके पास रिलेशन है ट्रांजिटिव है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहां पर देखें ए बी, बी सी तो मिल ही नहीं रहा है, ए बी, अब यहां पे दूसरा वाला एलिमेंट 1 से ही शुरू होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। तो इट मींस यहां पर आपके पास इस तरह के एलिमेंट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर वाले मिल ही नहीं रहे हैं। तो अगर नहीं मिल रहे हैं, इट डज नॉट मीन्स कि ट्रांजिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मीन्स कि ट्रांजिटिविटी की कंडीशन वॉइड नहीं हो रही है। तो अगर ट्रांजिटिविटी की कंडीशन वॉइड नहीं हो रही है, इट मींस आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ये सिर्फ ट्रांजिटिव तब नहीं होगा अगर यहां पे इस तरह से होता कि एलिमेंट 1,2 और हो जाता, तो 1,1, 1,2 और 1,2 यहां पे आपके पास नहीं है, तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसे एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर के, तो आपका ये वाली कंडीशन तो वहां पे अप्लाई होगी ही नहीं। तो इट मींस ऐसा नहीं है कि ट्रांजिटिविटी नहीं होगी, वहां पे ट्रांजिटिविटी होगी। हमें सिर्फ ट्रांजिटिविटी वहां पे नहीं होगी जहां पे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई ना होती हो। जहां पे एप्लीकेबल नहीं है वहां मान के चलेंगे कि ट्रांजिटिविटी की कंडीशन वॉइड नहीं हो रही है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी से मिलकर बना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है ए आर ए होना चाहिए, ए ए बिलोंग्स टू, जिसे हम कहते हैं ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए आर बी इंप्लाइज दैट बी आर ए होना चाहिए, यानी कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो इट मींस हमें ये बी ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। ए आर बी बी आर सी है तो ए आर सी होना चाहिए, इट मींस अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहां पे आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म में था। ओके, तो दिस इज अवर इक्विवेलेंस रिलेशन। में इसके ऊपर हम लोग बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल चाहे तो हम लोग ले लेते हैं अभी। इसका जो मैंने बताया आपको कि एक इक्विवेलेंस क्लास है, उसको इक्विवेलेंस क्लास को जब क्वेश्चंस आएंगे तभी हम लोग समझेंगे। फिलहाल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड,
ये रिलेशन ऑन z गिवन एज r इज इक्वल टू ए बी, ये तो ऐसे ही आता है ए बी, और ए बी z को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर है, एंड रिलेशन क्या है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो हमें बताना है कि क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बिलोंग्स टू आर का मतलब अगर हम a माइनस ए को देखें तो a माइनस ए होता है 0, और 0 इज डिविजिबल बाय होता है 2, डिविजिबल बाय 2। तो इट मींस अगर आप इसे ध्यान से देखें a माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय 2, इसमें से अगर हम इतना पढ़े a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, तो देखिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, इट मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज ए क्या कर रहा है, ए आर को बिलोंग करेगा। इट मींस अगर ए आर को बिलोंग कर रहा है मींस आर कैसा होगा, आर रिफ्लेक्सिव होगा, जैसे अभी हमने बताया था। अब इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड देखें, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक के केस में, तो सिमेट्रिक के केस में हमने बताया था कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। ए बी आर को बिलोंग कर रहा है मींस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, और आपको पता है अलजेब्रा की प्रॉपर्टी से कि अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, नेगेटिव साइन ही तो आ जाएगा और कुछ थोड़ी ना होगा। और b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस बी डिविजिबल है 2 से तो हम लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, b माइनस ए डिविजिबल है 2 से तो हम लिखेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इट मीन्स, और यही तो हमें कहना था ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, मींस आर क्या है, आर सिमेट्रिक है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इसकी ट्रांजिटिविटी को देखें तो ट्रांजिटिविटी के केस में क्या होगा, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ए बी और बी सी ये आर को बिलोंग कर रहा है। आर को बिलोंग कर रहा है मींस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। अब अगर दो नंबर 2 से डिविजिबल है तो उनका सम भी 2 से डिविजिबल होगा, मींस a माइनस बी प्लस बी माइनस, अलजेब्रा की सिंपल प्रॉपर्टी, इज डिविजिबल बाय 2। देखिए 4 है और 6 है, ये भी डिविजिबल है 2 से, ये भी डिविजिबल है, तो इनका सम भी तो 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2। इट मींस b से b कैंसिल, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। अगर a माइनस सी 2 से डिविजिबल है तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, और यही हमें प्रूव करना था, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तो चूंकि आर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस केएमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 को हम शुरू करेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, और उसी में जब आपके पास इक्विवेलेंस क्लास आएगा तो वो भी बताएंगे। और अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी हम क्लास 9th का भी शुरू करेंगे कोर्स। हमारे चैनल पे क्लास 10th का ऑलरेडी पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप अपने जो जूनियर्स हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा लेक्चर तो अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करिए हमारे चैनल के लिए।